Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशि शेखर है। आई वॉज बॉर्न इन दरभंगा, बिहार। और उसके बाद जो है मैंने अपनी जो प्राथमिक पढ़ाई है और जो क्लास 12 तक की पढ़ाई है वो मैंने बनारस के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से की। इसके बाद जो मेरा सिलेक्शन है ये ऑल इंडिया PMT के थ्रू महाराष्ट्र में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज है, सांगली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हुआ। MBBS के बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है उसको मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से, जो कि DU से एफिलिएटेड है, उससे ऑप्थेल्मोलॉजी में की। उसके बाद पार्ट टाइम प्रैक्टिस करते हुए और एक आध NGO से जुड़ते हुए जो है हमने तैयारी शुरू की सिविल सर्विसेज की और UPSC को टारगेट किया। और साथ में जो है 2018 में या 19 में जो है UP PCS जो है उसका सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ और ब्रॉडली दैट बिकेम सिमिलर टू दैट ऑफ UPSC। तो उससे बहुत लाभ मिला। जो मेंस के क्वेश्चन होते थे या जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं हर पेपर में, एथिक्स का पेपर, ये सारी चीज़ें जो चेंजेस हुए तो उससे बहुत लोगों को एडवांटेज मिला, खासकर जो UPSC की प्रॉपर तैयारी करते थे। तो इस क्रम में मैंने टोटल UPSC में 4 अटैम्प्ट दिए, जिसमें 4 सीरियस अटैम्प्ट दिए, एक पढ़ाई के बीच में दिया था, जिसमें 2 बार जो है मैं इंटरव्यू के स्टेज तक गया और एक नैरो मार्जिन से जो जनरल कट ऑफ है उसको मिस किया। 2020 में मैंने UP PCS में अपना पहला अटैम्प्ट दिया था और उसमें जो रैंक थी मेरी ओवरऑल वो दैट वाज समवेयर अराउंड 32। रिजल्टेंटली आई गॉट डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जो कि मेरा थर्ड आई थिंक प्रेफरेंस था। द फर्स्ट वाज SDM, सेकेंड वाज ARTO और DPRO, आई कैन नॉट रिकॉल दैट, और ये थर्ड पे मैंने डाला था। उसके बाद जो है मैंने इस सर्विस को ज्वाइन किया। मुख्यालय में पहले इनिशियली पोस्टेड था मैं समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ में, और पिछले 3 साढ़े 3 महीने से 27 जून को जो है मैंने फील्ड पे जौनपुर में अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण के पद पे जो है मैं तैनात हूँ। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो मेरी फैमिली में सारे लोग मेडिकल फील्ड से ही हैं। माय फादर इज़ अ पीडियाट्रिशियन, मदर जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, वाइफ जो है वो एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर में है, और भी जो है मेरे अंकल हैं वो BSNL में हैं, जो मौसी लोग हैं, मौसा जी लोग, बहुत सारे लोग, वो सब लोग मेडिकल फील्ड में ही हैं। तो प्रशासन में अभी तक ऐसे पर से कोई नहीं है फैमिली में। तो और एक बचपन से एक बेंट ऑफ माइंड था कि सिविल सर्विसेज करना है, बट सिंस जो है एक इंटरेस्ट था बायोलॉजी में शुरू से और एक मेडिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो ग्रेजुएशन के लिए MBBS वाज द बेस्ट ऑप्शन जो मुझे उस वक्त लगा। इस क्रम में जो है मैंने MBBS किया। फिर MBBS के फेज़ में और PG के फेज़ में जो मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी में किया, वहाँ एक टिपिकल रियलाइजेशन ये हुआ कि हेल्थ को हम कैसे पिरोना है उन 7 मिनट में, उस प्रेशर में, एग्ज़ाम के प्रेशर में, और लॉन्ग क्वेश्चन के पास लिए भी आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है। तो उस लिमिटेड टाइम में कैसे अपने आंसर को हमें लिखना है, एग्जामिनर को कैसे हमें उससे इम्प्रेस करना है। क्योंकि देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी, एग्जामिनर को अच्छा लगे तो ही आपको नंबर देंगे। वो एग्जामिनर आपको कहाँ जानते हैं, वो तो सिर्फ एक आपकी कॉपी है जो माध्यम है जो आपको एग्जामिनर से जोड़ती है। दूसरा मीन्स में ध्यान रखना आंसर टीम में कि हमें लिंकेजेस को पहचानना है। लिंकेजेस से मेरा मतलब है क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, सपोज करिए एक बहुत सिंपल सा, हालांकि एक वर्चुअल क्वेश्चन टाइप से इसको मान लें कि भाई डिस्कस मैं ऐसे भी करता हूँ कि इज़ इंडिया ऑन द राइट पाथ ऑफ डेवलपमेंट। राइट पाथ ऑफ डेवलपमेंट, क्या भारत जो है उचित विकास के मार्ग पे है। अब इसमें मेरा मकसद क्या है, बच्चे, मैं क्या जानना चाहता हूँ बच्चे से। पहले तो मैंने क्या दिया वहाँ पे, मैंने क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि भारत ये कर रहा है, नहीं, मैंने पूछा उनसे, उसकी साइकोलॉजी मैं बच्चे की जानना चाहता हूँ। दूसरा मैंने उससे पूछा डेवलपमेंट। तीसरा मैंने उससे पूछा उचित डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बहुत बच्चे जो हैं, हम लोग जैसे पढ़ाने का भी काम करते हैं अभ्युदय के माध्यम से, तो वो जो है एक डायमेंशन लिखे जा रहे हैं कि भाई इतना ग्रोथ हो गया, इतने रोड्स बन गए, इतना GDP बन गया। तो क्या ग्रोथ डेवलपमेंट एक चीज़ है? नहीं। एग्जामिनर यही जानना चाह रहा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक चीज़ नहीं है। ग्रोथ है कि भाई कितने किलोमीटर की रोड बनी, डेवलपमेंट है कि उस रोड से कितने लोगों की जान बची एक्सीडेंट से, समझ रहे हैं, कितने शौचालय बने, इसको आप ग्रोथ का पार्ट दिखा सकते, लेकिन उस शौचालय से जो है कितने लोगों ने उसको यूज़ किया, कितने लोगों को जो है आपको उससे फीकोरल रूट की डिजीज़ नहीं हुई।
ये उसका डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट है। तो डेवलपमेंट जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है। हमारा एम ये क्वेश्चन भी भाई कि एग्जामिनर चाहता है बच्चे से जानना कि डेवलपमेंट मतलब सिर्फ डेवलपमेंट नहीं हुआ कि भाई ऊपर से आपने ग्रोथ ट्रिकल डाउन कर दिया, नीचे लोगों ने रिसीव कर लिया, नहीं, वो पैसिव होता है, दैट इज प्रो पुअर ग्रोथ, वो डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट जो होता है इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव मतलब कि आप जिसके लिए डेवलपमेंट कर रहे हो, ही इज़ नॉट ओनली द पैसिव रिसिपिएंट बट ही इज़ ऑल्सो द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रोथ प्रोसेस। आज हमारी योजनाएं चलती हैं, हमारा जो विभाग है हम लोग स्वरोजगार योजना चलाते हैं, तो उस पर हम लोग जो है यही समझाते हैं लाभार्थियों को कि भाई देखिए, एक बार में आपको हमने अनुदान दे दिया 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी आपका है, आप इसको लेके जो है कल को आप इससे सेटिस्फाइड हो गए, लेके आपने 1 साल काम किया, लेके आप चले गए, इससे काम नहीं होगा। तब हमारा सक्सेस माना जाएगा जब हमने आपको योजना दी, आप इस योजना से अपनी दुकान चलाए और बाद में आप इसी से टैक्स दे रहे हो सरकार को, आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप एक पार्टिसिपेंट बन रहे हो ग्रोथ प्रोसेस में, आप एक पैसिव रिसिपिएंट नहीं बन रहे हो, पार्टिसिपेंट बन रहे हो। अब यहाँ पे मैंने बोला क्या भारत उचित विकास के, उचित विकास से मेरा मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट, आपको ये आंसर में डालना है। फिर आपको हर डायमेंशन डालना है। देखिए, विकास एक चीज़ का नहीं होता, हर डायमेंशन होता है। शिक्षा का अपना है विकास, हेल्थ का अपना विकास है। तो एग्जामिनर इसमें डायमेंशंस आपसे खोजता है कि भाई आप हेल्थ को कवर किए हो कि नहीं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर किए हो कि नहीं, आपने पॉलिटिकल डायमेंशन को कवर किया है कि नहीं, आपने इसमें इकोनॉमिकल डायमेंशन को कवर किया है कि नहीं। अब आप इकोनॉमी बता रहे हो कि हम जो है इतने लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पीपीपी टर्म्स में ये है हमारा, और दूसरी जगह आप उसमें लिखोगे कि देखिए इतना तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो रिकवरी है के शेप इकोनॉमिक रिकवरी है। फिर आप बताओगे कि इनइक्वालिटी इतना है, ऑक्सफैम का रिपोर्ट कहता है कि इतना इनइक्वालिटी है। तो ऐसा ग्रोथ जो है वो बहुत सस्टेनेबल नहीं है। इजंट इट? सस्टेनेबल ग्रोथ वही है भाई जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो, जो कि आपको एक हर वर्ग का साथ लेके ग्रोथ हो। क्लाइमेट की आप बात करते हैं तो बेसिकली मेरा ये कि उसमें आपको अलग अलग डायमेंशंस खोलना है। अब इसके बहुत तरीके हैं, आप इसमें SDGs का ले सकते हो हेल्प। कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा, आप सिलेबस दिमाग में स्कैन कर लो, फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करो, सोसाइटी के सारे पार्ट को निकालो, देखो कहाँ पे आंसर में फिट कर सकते हो। सेकंड पेपर में आ जाओ, पॉलिटी वाले पार्ट को निकालो, गवर्नेंस के पार्ट को निकालो। थर्ड पार्ट में आ जाओ एग्रीकल्चर वाला। तो अलग अलग डायमेंशन, जिसको बहुत लोग पेस्टल अप्रोच भी बोलते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हर इंसान जो है अपना अपना बना सकता है। तो मेंस का मंत्र यही है कि आपको आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज आंसर राइटिंग ही है वो पत्र, वो डॉक्यूमेंट जिससे एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी को जांचेगा। उसको नहीं पता कि आप PhD हैं इस सब्जेक्ट में, आप डॉक्टर हैं। अब ट्यूबरक्लोसिस पे क्वेश्चन आएगा, ट्यूबरक्लोसिस पे क्वेश्चन आएगा तो एक GS का बच्चा अलग आंसर लिखेगा, मैं अलग आंसर लिखूंगा, लेकिन मुझे लिखना कितना है जो एक GS का बंदा लिख रहा है, मुझे उसमें मॉलिक्यूल्स के लेवल पे नहीं जाना है। मेरा स्पेशलाइज नॉलेज है वो अलग बात है। GS का आंसर GS की तरह होना चाहिए, एग्जामिनर को फील आए कि हाँ यार इसने GS का आंसर लिखा है। अलग अलग डायमेंशंस कवर किए इसने, सोशल डायमेंशंस कवर किया, इकोनॉमिकल डायमेंशंस कवर किया है, गवर्नेंस वाला पार्ट कवर किया है। तो ये बेसिकली कि आपको मल्टीपल डायमेंशंस में आंसर लिखना है। प्रैक्टिस अच्छी करनी है, प्रैक्टिस आपको इस तरह से करनी है कि आप जो है अपने पेपर को समय पे कंप्लीट कर लें। पेपर समय पे कंप्लीट कर लेंगे, आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। पेपर छूट जाएगा, कितना भी ज्ञान है आपके पास वो यूज़ नहीं हो पाएगा। तो मेंस का ये है आपको कि प्रैक्टिस करनी। बाकी हम लोग जो है अभी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से भी जो है डिस्कस करेंगे और डिटेल में कि आंसर्स कैसे लिखते हैं, कैसे कनेक्टिंग पॉइंट्स बनाते हैं उसमें। एक छोटा एग्जांपल मैं और दूंगा आपको। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था, शायद यूपी में ही पूछा था, कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है उससे पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट एक पार्ट है, पॉपुलेशन कंट्रोल दूसरा पार्ट है। अब यहाँ पे अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हो कि भाई एक स्टडी की थी टाटा इंस्टीट्यूट ने, उन्होंने कहा कि जो लिटरेट वुमेन है, जो 12 क्लास तक जो पढ़ी है महिलाएं, उनका TFR जो है 1.8 है। TFR आपको जानते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि टोटल कितने बच्चे एक वुमेन को रिप्रोडक्टिव एज में बॉर्न होते हैं एज पर द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स। तो जो महिलाएं पढ़ी हैं उनको जो है 3 जो महिलाएं पढ़ी हैं उनके 1.9 बच्चे हो रहे हैं, 1.9 बच्चे हो रहे हैं। जो नहीं पढ़ी उनके 3.2 बच्चे हो रहे हैं। जो रिच महिलाएं हैं, जो एम्पावर्ड हैं, उनके बच्चे कम हो रहे हैं, जो गरीब हैं उनके बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। यहीं पे आपने लिंक दिखा दिया एग्जामिनर को, भाई वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, अलग अलग डायमेंशंस में। पढ़ी लिखी महिला है, अमीर है, गरीब नहीं है, उसके पास बेसिक रिसोर्सेज थे, उसको अवेयरनेस था अपनी रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में, उसको पता था कि भाई अगर मैं अनकंट्रोल्ड जो है कंसेप्शन बार बार करूँगी तो उससे जो है ठीक नहीं है। तो आपने यही किया, फिर पॉपुलेशन को एक जगह दिखा दिया TFR से, और आपने वुमेन एम्पावरमेंट को दिखा दिया उसके हेल्थ एजुकेशन से। एक इंट्रोडक्शन अच्छा बन गया, अगर भी सेटिस्फाई हो गया इससे। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल पे क्वेश्चन आया। आपने यहाँ पे एल्फिस्टन का एक कोट है कि टू डिवाइड ए टेम्पेरा इज अ ओल्ड रोमन मैगजीन एंड इट शुड बी आर्स। उसने कहा कि भाई जैसे रोमन्स आपस में लड़ाई लगवा के जो है चीज़ों को कमज़ोर कर देते हैं, ऐसे ही हम भी करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा डिवाइड एंड रूल, आपने इंट्रोडक्शन भी लिख दिया कि उसने पत्र लिखा था एल्फिस्टन ने, उसने अपनी मंशा जाहिर कर दी भाई कि इनको भी तोड़ो, तो उन्होंने लड़ाना शुरू किया। फिर आप एग्जाम्पल दो उसमें 1857 में जब उन्होंने देखा कि काफ़ी यूनिटी है, तो उसके बाद से आगे का उनका शुरू हो गया, चाहे वो 1909 का मॉन्टेमिलो रिफॉर्म्स हो या फिर दोनों जो ग्रुप्स बने हमारे हिंदू महासभा मुस्लिम लीग उनका बनना हो। तो इस तरह से जो है आप फिर 1990 का आप लिखोगे अलग अलग। तो इस तरह से आप एक बॉडी बनाओगे, इंट्रोडक्शन बनाओगे जो कि क्वेश्चन से लिंक हो, बॉडी बनाओगे, बॉडी में सब पार्ट्स को आप एड्रेस करोगे। एग्जामिनर जो है सब पार्ट्स पूछा है क्वेश्चन में
क्या है, क्यों है, किस लिए, तो क्या पे लिखा 2 लाइन, क्यों पे लिखा 2 लाइन, किस लिए पे लिखा 2 लाइन, चार्ट्स बनाओगे, डायग्राम्स बनाओगे, बहुत ज़रूरी है। खासकर मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए जो बच्चे सिर्फ यूपी की तैयारी कर रहे हैं ना, यूपी पीसीएस का सिलेबस निकालिए, यूपी स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हैं 3-3, 4-4 पॉइंटर्स में है लास्ट में। जैसे फर्स्ट पेपर में यूपी का कल्चर है, यूपी का हिस्ट्री है, और यूपी का आपको डांसेस है, आर्ट फॉर्म्स हैं, यूपी की इंडस्ट्रीज़ हैं। सेकंड पेपर में आप देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर ऑफ यूपी है। तो ये सब जो है आप इसको अपने नोट्स बना लीजिए। इसमें एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल है ज्ञान सर का, उनका जो है कुछ वीडियोस मैं सुना करता था, इससे उसका बहुत एडवांटेज मिला। बाकी विकीपीडिया से या फिर जो है आप बाकी अपने सोर्सेस से इसके अपने नोट्स बना लीजिए आप, क्योंकि आपके पास नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन हर साल रहता है। और अगर आपने यूपी के अलग से तैयारी नहीं की है तो आप यहाँ पे दिक्कत में पड़ जाएंगे। अगर आपने यूपी की तैयारी अलग से नहीं की है तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो यूपी का आप अपना नोट्स बना लीजिए, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में, वो बहुत आपको एग्ज़ाम में हेल्प करता है। अब जो है संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू मैंने सिविल सर्विसेज का भी दिया है, उसमें 2019 में मेरे 185 मार्क्स थे, और पिछले बार यूपी पीसीएस में इंटरव्यू में मेरे 73 के आसपास मार्क्स थे। इस बार का जो इंटरव्यू था बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बट सिंस अब रैंक आ गई है तो अभी नहीं कमेंट किया जा सकता कि इंटरव्यू में वर दे ट्राइंग टू चेक माई पेशेंस, और आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट इट वाज वेरी हॉस्टाइल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट वहाँ पे। तो बहुत एक स्ट्रेसफुल इंटरव्यू था। जनरली 1-2 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ मेरे इंटरव्यू में इस बार सारे ही क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें जो है हर क्वेश्चन पे काउंटर क्वेश्चन हो रहा था, और हर क्वेश्चन पे जो है उसमें जो बोर्ड के मेंबर्स थे वो बिल्कुल ऐसे शो कर रहे थे कि वो मेरे किसी पॉइंट से सहमत नहीं है। एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताऊं, उन्होंने मुझसे पूछा कि हेल्थ की क्या समस्याएं हैं भारत की। अब हेल्थ ऐसा टॉपिक है कि इसको हमने इतना पढ़ाई किया कि इस पर हम लोग किताब भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा एक समस्या बताओ। अब यहाँ पे वो कुछ और चेक कर रहे थे। अब ये आप नहीं बोल सकते भाई औरतों की समस्या बड़ी है, बच्चों की समस्या छोटी है, नहीं, ऐसे कोई क्वांटिफिकेशन तो नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि सर अलग अलग फ्रंट्स पे समस्या अफोर्डेबिलिटी की है, ऐसे 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 है। तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर हो और फिर भी तुम्हें इसका आंसर नहीं पता है, मैं लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा। और ये फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा इंटरव्यू का। तो वो पूरे 30 मिनट 40 मिनट के फेज में मेरे सबकॉन्शियस में दौड़ रहा था यार कि इंप्रेशन गड़बड़ हो गया, पहला ही क्वेश्चन जो है हेल्थ से रिलेटेड पूछा और सर जो इसमें सेटिस्फाइड नहीं। बट इट वाज जस्ट एक उनका एक स्ट्रैटेजी थी उनकी, वो मुझे प्रेशर में डाल के देखना चाहते। अगला सवाल उन्होंने पूछा कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है इंटरव्यू में, तो वो भी मैंने उनको बताया। पहले फिजिक्स वाला बताया मैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया वाला। खैर बाद में जो है उनको पता चला कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, फिर मैंने मेडिकल का बताया सारी चीज़ें। फिर एक उन्होंने सवाल मुझसे पूछा कि भाई सॉल्ट कितना खाना चाहिए नॉर्मल इंसान को। तो वहाँ पे मैंने WHO का जो डेटा होता है कि भाई 5 ग्राम आप डेली फूड एंड डाइट में कंज्यूम कर सकते हो। सर ने कहा कि बताओ मैं कितना खा सकता हूँ। तो मैंने कहा कि सर ऐसा ये इतना रिकमेंडेड है, इतना जो है हमें खाना चाहिए। तो इस तरह से दे वर ट्राइंग टू पुट मी अंडर स्ट्रेस। और वो उन्होंने पहले ही मुझसे पूछा था स्ट्रेस प्रेशर में क्या अंतर है। तो मैंने उनको उत्तर ये दिया था सर कि जो है अगर आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हो तो स्ट्रेस का रूप ले लेता है। फिर उन्होंने पूछा कि बायोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं आप डॉक्टर बताओ। तो फिर मैंने बताया पल्स, हार्ट रेट, BP, ये सारी चीज़ें। तो वो आपकी इंटीग्रिटी को भी वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो और आप जो दिख रहे हो सामने, आप जो कर रहे हो। बिलीव मी, इस बार का इंटरव्यू मेरा ऐसा था कि मुझे लगा था कि ये नंबर नहीं मिलेंगे बिल्कुल, बट सिंस जो है एक रैंक आ गई है, एक अच्छी रैंक आ गई है। अभी मार्क्स तो नहीं आया इंटरव्यू का, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ऐसा डेफिनेटली नहीं होगा कि 40-45 मार्क्स होंगे। डेफिनेटली मार्क्स एवरेज होंगे, एवरेज से ज़्यादा ही होंगे। तो इंटरव्यू में आपको जो है अपने ऑथेंटिसिटी को बना के रखना है, काम रहना। आप एक बात जानिए कि देखिए 30 मिनट मिले हैं उनको आपको जज करने को, और आपको भी 30 मिनट मिले हैं अपनी पर्सनालिटी को वहाँ रिफ्लेक्ट करने को। तो आप जो है वहाँ दिखाइए। दूसरी बात है कि अगर आप वहाँ कुछ ब्लफ वफ करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप, वो पकड़ लेंगे आपको। क्योंकि अभी मैं सर्विस में लास्ट टाइम आया हूँ, इतने लोगों से हम लोग मिलते हैं डेली बेसिस पे, तो आप समझ जाते हो इंसान से मिलके उसके बारे में। यहाँ जो इंटरव्यू में बैठे मेंबर्स जो हैं वो लोग 30, 40, 35 साल की सर्विस की हैं। कलेक्टिव 5 लोग बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ 4 लोग बैठे हैं। तो इनका कलेक्टिव जो होता है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। तो आप उनके सामने ब्लफ नहीं कर पाओगे, आप सामने सामने साफ साफ बता दो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ पे करता है। दूसरा है इंटरव्यू में कि आपको बहुत ज़्यादा जो है एक आइडियल टाइप का अपने आप को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ बैकफायर कर जाती है इंटरव्यू में। जो है जैसा है आप उनको बताओ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर आप उनको बता सकते हो, अगर वो उससे वो रिलेट कर लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ होता है, बिकॉज वो उन्होंने सर्विस में इन चीज़ों को देखा है। अब कोई भी योजना हम लोग चलाते हैं सरकार की, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ये फोकस रहता है कि जो सबसे बॉटम पे जो है उसको जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको अच्छे से अवेयर करें कि भाई आप जाके लोगों से बताओ। बहुत बार ऐसा होता है कि जनपद स्तर पे आप बैठे हो अधिकारी के रूप में, या फिर आप जो है और ऊपर स्तर पे जाते जा रहे हो, तो आप बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे इंटेंशनली नहीं होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि समय के अभाव में या काम जितना ज़्यादा रहता है कि आप बहुत बार लाभार्थी से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हो।
तो आप में उसमें ग्रास रूट जो एम्पावरमेंट का हम लोग वर्ड पढ़ते हैं ना, पंचायती राज, ग्रास रूट, डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है गवर्नेंस में। तो आप अगर मेंस में भी ऐसे पॉइंट्स लिखते हो या अगर आप इंटरव्यू में वैसे पॉइंट्स बोलते हो तो वहाँ एग्जामिनर बड़ा एक रिलेट कर पाता है कि हाँ ऐसी दिक्कत तो आती थी। तो इस रिलेशन से फिर जो है एग्जामिनर जो आपको अच्छे नंबर देता है, आप उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं। तो इंटरव्यू का छोटा अगर संक्षेप में बात करें तो यही आपको स्ट्रेटजी करनी है। रही बात यूपीएससी की, तो यूपीएससी में आपको डैफ को बहुत अच्छे से तैयार करना है। पीसीएस में भी इस बार काफ़ी इंटरव्यू पैटर्न चेंज हुआ है कि लोग डैफ से काफ़ी क्वेश्चन पूछें कि आप कहाँ से हो, वहाँ का इतिहास बताओ, वहाँ का भूगोल बताओ, क्या फेमस है क्या फेमस नहीं है, और करेंट वाली चीज़ें जो तो हैं। देखिए बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज का तो वही कहानी है जो बाकी सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बताते हैं, जो 5-6 कोर बुक हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, शंकर आईएएस है। मैं इसमें एक आपको सजेशन दूंगा कि आप अपने नोट्स बना लीजिए। अगर आप बुक के नोट्स नहीं भी बना पाते हैं तो आप एक उसमें सिंपल, जैसे मैं क्या करता था कि एक ला एक्सीलेंस कोचिंग है, वो एक शॉर्ट में समरी देते हैं आपको, लक्ष्मीकांत की भी समरी देते हैं, स्पेक्ट्रम की भी देते हैं, और आपको शंकर आईएएस की भी देते हैं। अब शंकर आईएएस मैंने पढ़ लिया, 2-3 बार पढ़ लिया, अब 50 पेज की समरी है उसकी। तो जब मैं उसकी समरी को पढ़ रहा हूँ तो मैं मेन जो पेरेंट किताब है शंकर आईएएस, उसको मैंने सामने रखा, एक चैप्टर पढ़ा मैंने, 2-3 पॉइंट्स मुझे उसमें एक्स्ट्रा मिले, मैंने उस समरी में ही नोट कर लिया। तो लास्ट क्लास तक ये हुआ कि मेरे पास 60 पेज में जो है एनवायरनमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, मेरा पॉलिटी 60 पेज में कंप्लीट हो गया, मेरा हिस्ट्री 60 पेज में कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम के समय जो है मैं वहाँ 500-600 पन्ने की किताब नहीं रिवाइज कर सकता, तो मैंने 60 पेज में जो समरी है वो तो था ही, और जो मिसिंग पॉइंट्स थे मेन किताब से वो मैंने समरी में वहाँ पे नोट कर लिया। तो वो मेरे लिए बड़ा ईजी हो गया लास्ट में रिवाइज कर पाना। मेंस के लिए मैंने यही किया था कि इस बार मैंने मेंस के लिए बिल्कुल मैंने किताबें नहीं खोली, अपने नोट्स में बिल्कुल स्टिक रहा मैं, और सिलेबस से बिल्कुल भी डेविएट नहीं हुआ। अगर सिलेबस में लिखा है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने सिर्फ उसको पढ़ा, क्या होता है, क्यों होता है, कितने तरीके से होता है, रिजिड है तो क्यों है, फ्लेक्सिबल है तो क्यों है, और क्या क्या 1-2 लोगों ने इस पर क्या कमेंट किया है, चाहे अम्बेडकर साहब का हो या फिर नेहरू साहब का हो। तो सिलेबस से बड़ा स्टिक रहा मैं। तो उससे ये हुआ कि ऊर्जा भी बची, क्योंकि आप जब तैयारी 2-3 बार कर ले तो फिर आपको खुद पे डाउट होने लगता है कि यार दिस इज नॉट वर्किंग, दैट इज नॉट वर्किंग। तो मेंस मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया था, तो मेंस मेरा क्लियर होता चला गया हर बार जब मैंने दिया कोई भी मेंस, चाहे यूपीएससी का या पीसीएस का। इसकी यही वजह थी कि लिखने की जो शैली उस पर काम किया था, और दूसरा कि जो सिलेबस को बहुत ध्यान में रखा था। देखिए सिलेबस, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिलेबस को निकाल लीजिए, बार बार पढ़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन सिलेबस से आता है। अब GS2 का उठा के देख लीजिए, GS3 का देख लीजिए, GS1 का देख लीजिए। बहुत बार हम बोलते हैं ना यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, तो सिलेबस में नहीं है, लक्ष्मीकांत में नहीं दिया। ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत में नहीं दिया, लक्ष्मीकांत पॉलिटी वाला पार्ट है, गवर्नेंस का जो है बहुत टिपिकल सिलेबस मेंशन्ड है, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, RTI, आपको माइक्रो फाइनेंस, ये सब चीज़ें मेंशन्ड है। एग्रीकल्चर आप देखिए, GS3 इकोनॉमी में लोग जो है किताब उताब पढ़ने लग जाते हैं उस पर, ऐसी जरूरत नहीं है। आप देखिए 5-6 ब्रॉड टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर के सिलेबस में, बहुत कैटेगरिकली वो मेंशन्ड है कि भाई आपको फाइनेंसिस के क्या चैलेंज है, इरिगेशन के क्या क्या चैलेंज है, क्रॉपिंग पैटर्न तरह का होता है एग्रीकल्चर में, पूरा सिलेबस में मेंशन्ड है उसमें। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्या चैलेंजेस हैं, इतने माइक्रो लेवल तक उन्होंने सिलेबस दे रखा, और वहीं से क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। तो आप क्यों नहीं उसके 2-2 पेज के नोट्स तैयार कर लीजिए। अभी मैं नोट्स भी अपने शेयर करूँगा, तो आप देखिए 20-25 पेज में जो एथिक्स का पूरा मेरा नोट्स बन गया था, और ऐसे ही जो है शॉर्ट में जो हर टॉपिक के नोट्स बन गए थे। तो ये आपको टारगेट करना है कि अपने रिसोर्सेज को सिकोड़ते जाओ, छोटा करते जाओ, कंस्ट्रक्ट करते जाओ उसको। लेकिन ये ग्रेजुअल, ये नहीं कि पहली बार ही नोट्स लेके बैठ गए। पहली बार नोट्स लेके बैठोगे तो 100 पन्ने की आपकी किताब 120 पन्ने का आप नोट्स बना दोगे, उससे पर्पस नहीं सॉल्व होगा, पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो आप ग्रेजुअली जब रिवीजन कर रहे हो तो अपने नोट्स को जो है आप उस तरह से छोटा कर सकते हो। और नोट्स बड़े पर्सनलाइज होता है। अभी मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, आप समझ नहीं पाएंगे क्या है वो, लाल पीला हरा गुलाबी, उसमें रंग अलग अलग लगा हुआ है, तो वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। मैं अब ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपने नोट्स पर्सनलाइज बनाइए जिसको आप यूज़ कर सकें, आपके नोट्स हैं आप उसको एग्जाम में अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें। अपने नोट्स जो कुछ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से। कुछ चैनल्स हैं, जैसे राज्यसभा टीवी पहले आता था, अब जो है आपको हिंदी मीडियम के बच्चे, आपका मुद्दा करके एक सीरियल आता है संसद टीवी पे, उसको देखिए, वहाँ से नोट्स बनाइए। और एक टॉपिक के लिए हार्डली 2 से 3 सोर्स रखिए, उससे ज़्यादा सोर्स मत रखिए। आप देखिए रिपीटिशन ही होता है पॉइंट्स का, आप कितना भी पढ़ ले राइट टू इन्फॉर्मेशन पे, आप उस पर जो है 7-8 मिनट ही आपको मिलेगा पेपर में लिखने का। तो क्यों ना मैं 5-5 पॉइंट रेडी रखूँ। मैं पहले से पेपर आए, एक इंट्रोडक्शन अच्छा सा मैंने लिख दिया, और मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी लिखा, और मैंने अपना कंक्लूजन लिखा, तो मेरा समय बचेगा, मेरे दिमाग में क्लियर रहेगी कि मुझे लिखना क्या है। इससे आपकी स्पीड भी बनेगी और पेपर में आपका माइंड डिविएट नहीं करेगा, आप लिखते चले जाएंगे नॉन स्टॉप पेपर में। देखिए रही बात टाइम टेबल की, ड्यूरेशन की, डेली रूटीन की, स्टडी आवर्स की, तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। आप जब काम करते हो तो आपको कम समय मिलता पढ़ने का, जब आप काम नहीं करते हो तो आप ज़्यादा समय निकाल सकते हो। जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें अपनी एक स्ट्रेंथ वीकनेस की एनालिसिस करिए, आप पेपर का एनालिसिस करिए कि भाई इस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। पता चला गवर्नेंस को आपने इग्नोर कर दिया और लक्ष्मीकांत पढ़े जा रहे हैं 4-5 क्वेश्चन गवर्नेंस से आता ही है हर साल पेपर में, तो आप उस एरिया को टारगेट करिए अगर आपके पास लिमिटेड समय है तो।
दूसरी है कि अगर समय का बहुत अभाव है तो उसको भी आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ अजूबा आंसर लिखेंगे तो आपको 15 में से 14 नंबर मिल जाएगा, नहीं। जो एवरेज लिखेगा उसको 7, उसको 5-6 मिलेगा। बहुत अच्छा आपने लिख दिया, आपको 6.5-7 मिल जाएगा, 7.5 मिल जाएगा। तो परफेक्शन के पीछे मत भागिए इस परीक्षा में। आप एवरेज रखिए, एक कुछ आंसर डेफिनेटली आप 20 में से जो आप 10-12 क्वेश्चन बहुत अच्छे लिख सकते हैं, 4-5 एवरेज लिखिए, 1-2 जो आपको हो सकता है अगर नहीं आता तो उसको भी आप छोड़िए मत, उसको भी जो है आप ठीक ठाक लिखिए। पेपर में क्वेश्चन मत छोड़िए कोई भी। और टाइम टेबल वेरी करता है। देखिए शुरुआत में जो है आप 6-7-8 घंटे पढ़ते हो, लास्ट में जब 20-25 दिन बच जाता है, 1 महीना बच जाता है, तो आपको 15-16 घंटे भी देना पड़ता है। और लास्ट में देखिए बार बार जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपकी एफिशिएंसी भी घट जाती है। मैं अपना पर्सनल आपको बताऊँ, मैं 2-4 बार एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा हो गया कभी जो छोटे छोटे टॉपिक्स को, जो 10 मिनट का टॉपिक है उसको पढ़ने में लगे 30 मिनट, तो स्वाभाविक सी बात है 5 घंटे की पढ़ाई को करने में लगेगा आपको 15 घंटे। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है ब्रेक लीजिए, बीच बीच में ब्रेक लीजिए, अपने जो प्रियजन है उनसे बात करिए। मेरे केस में ये रहा कि बहुत सपोर्ट रहा लोगों का, वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा, शी इज़ ऑल्सो डॉक्टर, और घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, पापा का, मम्मी का, मौसी जी का, मौसा जी का, छोटे भाई बहन का। इतने सारे नाम है कि वो यहाँ काउंट कर पाना संभव नहीं मिली। और लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, बचपन के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं। तो ये लोग एक पिलर की तरह खड़े रहे। आप जब लो फील करते हो कि अब नहीं हो पा रहा, अब तो नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये कहते हैं एक बार और ट्राई कर लो। हिंदी का पेपर मेरा बहुत अच्छा नहीं हो पाया था इस बार एग्ज़ाम के, तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था। तो फिर वाइफ से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। ऐसे दिया, अच्छा गया, फिर उस तरह से सारे पेपर्स अच्छे जाने लग गए। तो हो जाती हैं चीज़ें। तो आप जो है आपके अच्छे लोग हैं जो आप उनके साथ रहिए, वो उनका जो बेस्ट, उनके जो विशेज़ होते हैं, जो आशीर्वाद होता है बड़े लोगों का, ये सब चीज़ें काम आती हैं आपको। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो आप जो है इसका ध्यान रखें आप। मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज़, येस हमने जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी सारी दिए थे। बहुत उसमें बहुत एडवांटेज भी हुआ, अच्छे उसमें प्रैक्टिस भी हुए, और ज़रूरी है मॉक इंटरव्यूज़ देना। देखिए उसमें क्या होता है कि एक्चुअल इंटरव्यू जो होता है ना, चाहे आईएएस का हो या पीसीएस का हो, थोड़ा अलग होता है मॉक इंटरव्यूज़ से। लेकिन आपको एक फ़ील आ जाती है इंटरव्यू की, आप तैयार होकर जाते हैं, आप 4 लोगों से मिलते हैं, और जो सीनियर लोग होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो एक हेजिटेशन जो होता है आपका कम होता है। और आपको एक जिसको हम बोलते हैं मॉक इंटरव्यू का जो मेन फीचर है कि आपको एक इन्वायरमेंट का आपको फील आ जाता है, तो वो बहुत हेल्प करता है आपको एक्चुअल इंटरव्यू में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ज़रूर मॉक इंटरव्यूज़ दें, उनके फीडबैक्स पे काम करें, उस वीडियो को बार बार आप देखें। रही बात पीसीएस के लिए, तो इसके लिए जो है पिछले वर्ष मैंने जो है हमारी अभ्युदय योजना चलती है, उसमें जो है मैंने यूपी का जो है थोड़ा सा इंटरव्यू की तैयारी की थी। और इस वर्ष जो है मैं इंटरव्यू के लिए हमें समय नहीं मिल पाया था मॉक देने का, क्योंकि जो है रिज़ल्ट जब आया मेंस का, उसके शायद कुछ ही दिनों बाद इंटरव्यू डिक्लेयर हो गया था। यहाँ ऑफिस का भी काफ़ी सारा काम चल रहा था, तो इस बार जो है मैं अलग से नहीं कर पाया तैयारी। तो जो विभाग के मेरे बाकी अधिकारी हैं जो उन्होंने इंटरव्यू दिया साथ में, उनके साथ जो है फ़ोन पर हम लोग आपस में एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेके अपने आप को इस बार तैयार किए। एक आपका प्रश्न है कि हाउ डू यू सी सक्सेस दिस टाइम। देखिए सक्सेस जो है किसी एक इंसान की नहीं होती, सभी लोगों की होती है। अभी मेरे विभाग के भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका भी योगदान है मेरे सक्सेस में। जो ड्राइवर साहब वहाँ एग्ज़ाम दिलाने ले जाते थे, उनका भी योगदान है सक्सेस में। हर वो दोस्त, हर वो रिश्तेदार, हर वो टीचर जिसने बचपन से आज तक पढ़ा है, सबका योगदान है सक्सेस में। तो सक्सेस का रियल जो एक फ़ील आपको आता है, ये खुशी तो होती है आपको, लेकिन आपको खुशी इस बात की ज़्यादा होती है कि भाई जो लोग चाहते थे आपको देखना इस जगह पे, वो आपको इस जगह पे देख पा रहे हो। DKT स्टेट पीसीएस। अगर आप केवल स्टेट पीसीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट पीसीएस। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उनके प्रेयर्स और उनके विशेष जो हैं दे हैव टेकन अ शेप फाइनली, तो इस चीज़ की खुशी होती है। और सक्सेस तो डेफिनेटली अच्छा होता ही है। एनी एडवाइस यू लाइक टू गिव टू आवर एस्पिरेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस। देखिए यूपी पीसीएस के लिए यही एडवाइस रहेगा ना कि आप एक बहुत फॉर्चुनेट हैं एस्पिरेंट्स की, जो सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस जो है मोर और लेस नाउ एक ही लाइंस पे है। तो आप यूपीएससी की तैयारी करिए, बट यू जस्ट टेक आउट द सिलेबस ऑफ यूपी पीसीएस, चार्ट आउट द टॉपिक्स विच आर स्पेसिफिक टू यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस में कुछ टॉपिक्स बहुत टिपिकल हैं जो कि अलग से दिए हुए हैं हर पेपर में। आप ऑप्शनल की बात करें तो देखिए हमारे मेडिकल में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि यूपीएससी में नहीं है लेकिन यूपी पीसीएस में है। दूसरा आप देखें हिंदी का एक सिलेबस ही है अलग, आपको एक पूरा पेपर है यूपी का। थर्ड आप देखें तो यूपी के 3-3, 4-4 टॉपिक है हर जीएस के पेपर में, और बिलीव मी उनके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा अच्छे रैंक से, आपको पढ़ना ही पड़ेगा वो। तो ये ऐसे आपको जो एरियाज़ हैं 20-20, 30-30% एरियाज़ हैं जो कि एक्सक्लूसिव है यूपी पीसीएस की, जो कि यूपीएससी में नहीं, उनको आप टारगेट करिए, उनका नोट्स बनाइए
और मैं इसमें ये सजेशन दूंगा कि अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप यूपीएससी तैयारी से दीजिए। बीच में आपको 10 दिन का गैप मिलता है यूपी और यूपीपीसीएस के बीच में प्री में। बड़ा अच्छा है कि अब साइकिल सिंक्रोनाइज हो गया, तो उस 10 दिन में जो आपने एग्जाम दिया उन्होंने एक प्री कंसीव नोशन बना लिया कि भाई इससे कट ऑफ जो है इतना ही जाएगा या इसके आसपास जाएगा, जबकि वो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था। तो जो मुझे याद आ रहा है शायद 100-104 के आसपास कट ऑफ गया था। तो मेरा ये मतलब है कि ये सब भी एक आर्ट है, एक प्रैक्टिस है। नंबर ऑफ निगेटिव जो आप पेपर में करते हैं ये सब भी एक रूल फॉलो करता है। रूल से मेरा मतलब ये है कि जैसे एक मैं सिंपल आपको शॉर्ट में बता दूं, मैं आप पेपर को कैसे करें। तो पेपर को करने का एक मैंने जो मैं यूज़ करता था, जो मुझे बहुत बेनिफिट मिला उससे, उसमें ये था कि मैं अलग अलग राउंड्स में पेपर को करता था। राउंड से मेरा मतलब है कि मैं जब पेपर लिया, पेपर के पीछे मैंने जो ब्लैंक पेज होता रफ के लिए, उसमें मैंने ऐसे 4 लाइंस खींच दी, कॉलम्स बना दिए, वहाँ पे R2, R3, R4 लिख दिया मैंने, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4। और फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आता है आंसर बी मुझे पता है, तो मैंने बी को डायरेक्ट गोला भर लिया, लास्ट के लिए नहीं छोड़ा मैंने। सेकंड क्वेश्चन में मुझे कुछ भी नहीं आता है तो उसको मैंने राउंड 4 में डाल दिया, वहाँ पे 2 लिख दिया बस पीछे। थर्ड क्वेश्चन में मुझे 2 ऑप्शंस आते हैं, बाकी ऑप्शंस नहीं आते, तो उसको मैंने राउंड 2 के नीचे डाल दिया 3। ऐसे करके मैं एक राउंड पेपर जब सॉल्व कर लिया तो मैंने देखा कि लगभग जो है आपको 45-46 क्वेश्चन, या कभी आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो 50-52 क्वेश्चन आपको श्योर शॉट आते हैं। तो आप इससे वहीं पे क्लियर हो गए भाई कि 100 नंबर तो मेरा आ रहा है। अब देखिए राउंड 1 में अगर आप 50 क्वेश्चन करते हैं तो भी उसमें 2-3 गलत हो जाता है, जनरली हो जाता है, अनलेस आप 100% एक्यूरेट हो। तो आप उसमें देखिएगा आपने राउंड 1 में आपने 50 के आसपास क्वेश्चन किया, उसमें 2-3 गलत हो गया, रफली जो है आपका नेट मार्क्स जो है 96-95 के आसपास आ गया। अब आपको इतना पता है भाई कि कट ऑफ 130-35 कभी नहीं जाता जनरली, तो अब आप 95 मार्क्स को लेकर सिक्योर हो चुके हैं। अब आप राउंड 2 में देखो आपने कितने क्वेश्चंस डाले हैं। सपोज करो आपने 20-25 क्वेश्चन राउंड 2 में डाले हैं, लगभग आपने 10-15 क्वेश्चन राउंड 3 में डाले, लगभग 5-10 क्वेश्चन राउंड 4 में डाले हैं। तो जब आपका ये श्योर हो गया कि भाई मेरे 48 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे राउंड 1 में, तो राउंड 2 में मैं कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता हूँ कि चलो मैंने 25 का 25 कर लिया, तो अब 50-25 75 हो गया। उस 25 में से आप मान लीजिए कि लगभग आपका, इसको आप स्लो करके सुनिएगा बाद में जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है अभी मैं बहुत थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। तो आपने 25 क्वेश्चन किया राउंड 2 में, तो उसमें से मान लीजिए आपका 14 सही हो रहा है, 11 गलत, तो फिर भी आपको वो कुछ प्लस मार्क्स दे के ही जाएगा, इज़न्ट इट। राउंड 3 आप तभी टच करें जब आपको लग रहा है कि नहीं अभी मैं सेफ जोन के बाहर हूँ, मतलब आप 75 क्वेश्चन करके सेफ नहीं है इन एग्जाम्स में, अनलेस कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो राउंड 3 में भी जो आप एक गेस ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। राउंड 4 को छोड़ दीजिए आप, अगर आप 84-85 तक पहुंच जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, तो राउंड 4 को मैं क्यों टच करूं, मैं 15 क्वेश्चन छोड़ दूं मैं, क्योंकि होता क्या है कि वो 15 क्वेश्चन आपको निगेटिव करके वापस बॉर्डर पे ले आएगा। और मेजॉरिटी बच्चों के साथ इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ ये 2 बार हुआ है कि आप 0.5 मार्क्स 1 मार्क्स से आप प्री में रुक जाते हो। क्यों रुक जाते हो, तो भाई आप एग्जाम देकर आओ और आपका मार्क्स जो है 98 से 103 के आसपास बन रहा है, उसके बीच में बन रहा है। तो वो उससे सबसे बड़ा लॉस एक होता है कि जो 20-25 दिन होता है रिजल्ट का, वो आपका समय जो होता है वो ख़राब हो जाता है। आप कितना भी बोल दो, लेकिन साइकोलॉजिकली जो है आप फ्री माइंड उस समय में नहीं पढ़ पाते हो, आपको लगता है रिजल्ट आ जाने दो। तो आइसोलेशन में देखते हैं डॉक्टर की कैपेसिटी में जो समाज है या जो प्रॉब्लम है उसकी एक डायमेंशन पे आप सिर्फ काम कर सकते हो, या तो आप उसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे काम कर सकते हो या फिर आप ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे काम कर सकते हो। लेकिन ये जो सर्विसेज हैं आपको, सिविल सर्विसेज हैं, ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती हैं कि हेल्थ की जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, डायमेंशंस हैं, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर हम इस सर्विसेज के माध्यम से काम कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल आपको बात बताऊं, जैसे एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टर्म होता है कि भाई माँ जो है शुरुआत के 6 मंथ्स जो है बच्चे को सिर्फ अपना जो है दूध पिला स्तनपान कराए। अब इसके एक छोटे से अवेयरनेस से हम भारत में बहुत ज़्यादा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी होता है, उसको हम कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ माँ को भी इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये हमारे पास पेशेंट्स आते थे, इस चीज़ को हम उनको बताते थे, समझाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन में ये होता है कि थोड़ा स्कोप बड़ा हो जाता काम करने का। आप जब आप डायरिया कॉलरा के पेशेंट्स देखते हो तो आप पूछते हो क्यों हुआ, तो वो कहते हैं साहब पानी साफ़ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, जो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, जो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ के, इन सब के बीच एक रिलेशन आप स्टैब्लिश कर पाते हो। केरल है, केरल के जो हेल्थ इंडिकेटर्स है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है बहुत एम्पावर्ड है, पंचायती राज सिस्टम बहुत मजबूत है। तो ये सर्विसेज आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देती हैं और आप एक अच्छा चेंज जो है आप बड़े स्तर पे आप कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और रही बात मेडिकल की, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अभी के समय इतना कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज होता जा रहा है कि एक फील्ड की जानकारी अगर आपको है, चाहे किसी भी फील्ड की हो, तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड से आप देखिए, जैसे बहुत सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आपको लोग थे जिन्होंने कोरोना में बीइंग डॉक्टर्स जो है जिन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। डीएम सर थे नंदुरबार महाराष्ट्र के। फर्स्ट वेव से सेकंड वेव के बीच में जो है उन्होंने इस बात को एंटिसिपेट कर लिया था कि सेकंड वेव आएगा, तो उन्होंने उसकी तैयारी अपनी शुरू की। उस तैयारी से सेकंड वेव जो था थोड़ा लेस डिजास्टर्स था वहाँ पे,
तो एक ये मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी आप नॉलेज लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इतना वास्ट है कि उसमें कहीं ना कहीं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका हो आपके कोर्स से, चाहे आपने टेक्निकल नॉलेज लिया, तो वो आपका कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब हो जाता है आपके सर्विसेज में। तो इस वर्ष जो है मेरा जो सिलेक्शन हुआ यूपी पीसीएस में, आई हैव गॉट द रैंक ऑफ 7 ओवरऑल एंड उसके क्रम में जो है मुझे उप जिलाधिकारी डिप्टी कलेक्टर का जो पद है वो मुझे अलॉट हुआ है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है मेरा वो मेडिकल साइंस रहा है। मैं इसमें ये रिकमेंड करूंगा कि देखिए जो मेडिकल साइंस के ग्रेजुएट्स हैं या कुछ लोग डेंटल फील्ड से हैं, वो लोग जो है जो चाहते हैं मेडिकल को लेना, एक बहुत थरो और एक बहुत ऑनेस्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का एक एनालिसिस आप करिए इस ऑप्शनल का। देखिए ऑप्शनल वास्ट है, लेंदी है और इसमें रिवीजन जो है आपको मल्टीपल चाहिए होता है। और जैसे स्टेट सर्विसेज है उसमें 1 दिन का गैप मिलता है, सिविल सर्विसेज में 4 दिन का गैप, 5 दिन का मिल जाता है आपको 2 ऑप्शनल्स के बीच। तो आप एक अपना एनालिसिस कर लीजिए कि क्या आप इन 4 दिनों में ऑप्शन को रिवाइज कर पाएंगे। बाकी ऑप्शनल्स जो होते हैं जहाँ कंसेप्ट्स होते हैं, यहाँ भी कंसेप्ट्स, ऐसा नहीं कंसेप्ट्स नहीं है मेडिकल में, लेकिन अब जैसे आपको नर्व्स के ब्रांचेज हैं आपको और आर्टरीज के ब्रांचेज हैं, ब्लड वेसल्स के ब्रांचेज हैं, ब्रैकियल प्लेक्सस जैसे टॉपिक्स हैं ये सब। तो इनमें क्या है कि आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा एग्जाम के पहले, अदरवाइज़ आप जो है एक बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। जो कंसेप्चुअल चीज़ें वो तो आप लिख लोगे, लेकिन जो एनाटॉमी जैसे टॉपिक्स हैं आपको, या फिर आपको बायोकेमिस्ट्री के जो साइकिल्स होते हैं या बायोकेमिस्ट्री के जो इक्वेशंस होते हैं, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा रिवीजन मांगता है। तो थोड़ा सब्जेक्ट ये लेंदी है। तो अगर आप ये मत सोचिए कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे मेडिकल साइंस ही लेना है, और कोई बायस मत रखिए। देखिए जनरली ऐसा एक सिस्टम लोग बना देते हैं कि इसमें ज़्यादा नंबर आ रहा है, इसमें कम नंबर आ रहा है। ऐसे होते हैं वेरिएशंस, ऐसा नहीं है कि ऐसे आपको स्क्यूड नहीं होती ये चीज़ें। बट आप अपना ऑप्शनल अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस के अनुसार लीजिए। जैसे मैंने पढ़ाई की थी MBBS में, काफ़ी पढ़ाई की थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। PG की तैयारी में भी खूब पढ़ाई की थी। अब इस बार जो हमारा ऑप्शनल का पेपर था यूपी PCS का, उसमें जो फर्स्ट पेपर था उसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिलेबस के बाहर थे। जैसे एक सिलेबस जो यूपी PCS या UPSC देता है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बाहर थे। तो वहाँ पे जो मैंने उस पढ़ाई को किया था 5 साल 7 साल पहले, उसको जो है तोड़ जोड़ के उसको मैं आंसर लिखा और एक डिसेंट आंसर लिखा। तो ये पढ़ाई आपकी कभी वेस्ट नहीं होती है। अब अगर किसी ने वहाँ नहीं पढ़ाई की 4.5 साल MBBS में, आज किसी ने तैयारी नहीं की अच्छे से, और आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपका 20-30% सिलेबस के बाहर पेपर आ गया, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो अपने ऑप्शनल का जो है सिलेक्शन बहुत ध्यान से करें। अपने स्ट्रेंथ, अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट या जिसमें भी आपका स्ट्रेंथ है उसके सिलेबस को ध्यान रखें। कितना सिलेबस है, आप उसको कितने अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव नेचर होते हैं क्वेश्चंस का या फिर आपको सब्जेक्टिव नेचर होता है क्वेश्चंस का। ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब है आप समझ रहे होंगे, जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। अब जैसे सोशियोलॉजी है तो उसको ऑब्जेक्टिव नहीं बोल सकते, आप अपना एक व्यू रखते हैं, एग्जामिनर उसको चेक करता है, तो वो आप अपना खुद से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए रही बात प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की ना, तो इसमें मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि प्रिलिमिनरी जो है वो ज़्यादा रिस्की स्टेज होता है इस एग्ज़ाम का, चाहे UPSC हो या UP PCS, क्योंकि मैं 2 बार प्रीलिम्स में रुका हूँ बहुत नैरो मार्जिन से, और मेंस की मेरी तैयारी अच्छी थी, राइटिंग स्किल्स अच्छे थे। तो मैंने जितने मेंस दिए, UPSC के भी मैं दिए 2 मेंस, वो क्लियर हुआ, UP PCS का भी मैं 2 मेंस दिया, वो क्लियर हुआ। लेकिन प्रीलिम्स जो है उसमें मेरा एनालिसिस ये निकला कि देखिए नॉलेज एक जगह अपनी चीज़ है कि आपने नॉलेज गेन किया, आपने बहुत सारे फैक्ट्स है, आपका विड्थ बहुत है नॉलेज का, लेकिन प्रैक्टिस वाला जो पार्ट होता है कि हम उस 2 घंटे में पेपर को कैसे करें, कितने प्रॉम्प्टनेस से जब हम पेपर को खोल रहे हैं तो हम उसमें जज करें कि भाई ये पेपर का हमारा लेवल है, मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट है, ईजी है, और वहीं पे हमें स्ट्रैट डिसीजन लेना होता है कि हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे एग्जांपल कि 2016 में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 116 नंबर के आसपास UPSC में कट ऑफ गया था। Welcome to Lukman IAS. Study general studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. तो क्या होता है, तो विजन मिशन डॉक्यूमेंट होता है। इसके पॉजिटिव्स क्या क्या है कि एम्पावरमेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी। निगेटिव्स क्या क्या है, तो भाई लोकल लैंग्वेज में नहीं होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है, वन साइज फिट्स अप्रोच होता है। क्या करोगे, तो भाई जो इसमें अपना सेकेंड ARC ने कहा कि सब पे कंसल्टेशन से बनाओ, लोकल लैंग्वेज में बनाओ, अवेयरनेस फैलाओ। अब देखिए तो फिंगर टिप्स पे आप देखिए इतना ही आप लिख पाएंगे पेपर में। आपके पास 7 मिनट तो है पेपर में, 6.5 7 8 मिनट हर क्वेश्चन में लिखने के लिए।
अब आप सिटीजन चार्टर पे लगे पीएचडी करने और जो है 20 पेज का नोट्स बना दिए उस पर, तो आप उसको कहाँ, ऐसे तो नहीं आने वाले सिटीजन चार्टर पे, कभी भी आएगा भी तो आप एक दो उसका एग्जांपल लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में, सोशल ऑडिट है, सिटीजन चार्टर है। तो आप मेंस के सिलेबस को निकालिए, अपनी दीवार से चिपकाइए जहाँ पे आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल से, और 1 से 2 पेज के नोट्स बनाइए। उस नोट्स का स्ट्रक्चर मोटा मोटा क्या रखिए, एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन उसका हो, एक बढ़िया उसमें पॉजिटिव्स क्या क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या क्या हैं, उसमें वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है, अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उसका करें। तो मेरा ये मानना है कि आपके पॉइंट्स जो है रेडी रहें पहले से। जैसे मैं, बहुत लोग इससे डिफ़र भी करेंगे, लेकिन मैं क्या करता था कि जैसे ब्रॉड एरियाज़ जो है, डेमोक्रेसी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, कम्युनलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, आपको गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, एथिक्स है, इतनी सारी चीज़ें, तो इसके मैं रेडीमेड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है मैं पहले से बना के रखता था। तो उससे एडवांटेज क्या होता था कि थोड़ा सा उसको आप ट्वीक करके, मॉडिफाई करके क्वेश्चन में आप उसको डाल सकते हो। तो इससे आपका समय थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि देखिए आप ब्रॉड देखेंगे तो मेंस का जो है बहुत प्रेडिक्टेबल होता है पेपर, आप सिलेबस के बाहर कहाँ पेपर जाता है। तो ये आपका जब रेडी रहेगा इंट्रोडक्शन, या आपके पास कुछ फैक्ट्स है, डेटा है, जैसे मैंने क्या किया था, मैं शेयर भी करूँगा आपके PDF के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। जुडिशरी का मैंने 2 पेज का बना लिया, उसमें सारे डेटा मैंने डाले। अब डेटा को मुझे रॉ यूज़ नहीं करना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया जुडिशियल पेंडेंसी पे, तो मैंने वहाँ पे डेटा यूज़ कर लिया। कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको कि केस क्लियरेंस रेट जो है, पेंडेंसी पे ही क्वेश्चन आ गया, तो अब वहाँ पे केस क्लियरेंस रेट हो गया, जुडिशियल पेंडेंसी हो गया, कितने जजेस हैं, कितने होने चाहिए, उसको वहाँ पे आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पे आपके पास एक अच्छा सा कोटेशन आपके पास रेडी है, एक अच्छा सा कोटेशन हो गया, या आपके पास एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हो गया जो UNDP ये सब निकालता है, या UNFCCC निकालता है। 2-3 आपके पास अच्छा डेटा हो गया कि भाई इस रेट से सी लेवल का राइज हो रहा है और ये डैमेज हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो मेरा मतलब है कि आपको पहले से होमवर्क करके रखना है। एग्जाम के दिन आपको जो है परीक्षण नहीं करना अपने हथियारों का, परीक्षण आपको पहले ही अपने हथियारों का करके रखना है मेंस के लिए। उसका उपाय है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको करना पड़ेगा। अब देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट एग्जाम में लिखाया, मैं डायरेक्ट एग्जाम में कराया। अच्छी बात है, सबकी अपनी अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस होते हैं। मेरा पर्सनल है कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, पढ़ने की आदत रही बचपन से, लिखने की आदत रही, तो वो मेरे लिए ईजी रहा थोड़ा। तो मैं आंसर ज़्यादा नहीं लिखता था, 20, 40, 50 आंसर लिख लिया, उसमें शांत हो गया, खुश हो गया। पता था कि भाई कुछ भी आएगा लिख लेंगे, जोड़ के अच्छा आंसर लिख लेंगे। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, नॉलेज बहुत अच्छा उनके पास होता है, कंटेंट बहुत अच्छा उनके पास होता है, लेकिन उस कंटेंट को आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए कि अलग अलग राउंड्स में जो है पेपर को करिए। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको फर्स्ट राउंड में करिए। जो क्वेश्चंस में तो आपको 2 ऑप्शंस रूल आउट हो जाते हैं, मतलब जिसमें 50% चांस है, उसको राउंड 2 में करिए। जिसमें आपका एक ऑप्शन पता है कि नहीं ये तो नहीं है, उसको राउंड 3 में करिए। और जो आपको बिल्कुल नहीं आता उसको राउंड 4 में डाल दीजिए। अब जैसे सिंपल मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि शिन्यू-मैत्री जो है ये किस देश का एक्सरसाइज है। अब शिन्यू-मैत्री, अब एक ऑप्शन है पाकिस्तान, एक है बांग्लादेश, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा आपको चाइना या जापान। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इतना पता है कि भाई ऊपर के 3 देशों का तो नहीं है, या तो चाइना होगा या तो जापान होगा। चाइना के साथ आपको पता है कि इस तरह का हमारा एक्सरसाइज नहीं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जापान के साथ है। तो एक आप कैलकुलेटेड गेस ले सकते हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब आप इस पैटर्न पे 10, 15, 20 टेस्ट देंगे ना, आप हर हफ्ते एक टेस्ट देंगे या संडे को एक टेस्ट देंगे, तो आप एनालाइज करेंगे कि आपका एक सिग्नेचर बन रहा है। सिग्नेचर से मेरा मतलब है कि आप देखेंगे कि राउंड 2 में आपकी एक्यूरेसी इतनी % रह रही है, आपको एटलीस्ट राउंड 2 20 नंबर दे के ही जा रहा है, राउंड 3 आपको जो है कि एटलीस्ट 5-10 नंबर दे के ही जा रहा है। तो हर इंसान का एक ऐसा एक सिग्नेचर बन जाता है पहला। तो उसके अनुसार आप मेन एग्जाम में जो आप एक प्रॉपर जो आप डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक चीज़। दूसरा एक मेरा एनालिसिस क्या है कि हम लोग जो है पेपर में जब करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा डाउट रहता है उस क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग लगाते हैं, फिर उसको जो है लास्ट मोमेंट पे हम चेंज कर देते हैं, और फिर जो हम दुखी हो जाते हैं कि अरे यार ये मैंने ऑप्शन बी पहले लगाया था जो कि सही था, अब मैंने उसको ए कर दिया और ए गलत हो गया। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो इसमें देखिए ये है कि सबकॉन्शियस माइंड जो आपका रहता है बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो जब क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा हो और अगर आपको एक इंस्टिंक्ट आ रहा है कि नहीं इसका बी लग रहा है, तो आप बी के साथ स्टिक रहो, अनलेस अनटिल कि मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है और क्वेश्चन नंबर 90 ने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नहीं यार 2 का आंसर बी तो नहीं सी है, तब आप चेंज कर लो। अदरवाइज जनरली अगर जो आपका फर्स्ट आंसर सबकॉन्शियस माइंड दे रहा है वो जनरली सही होता है, उसको आप चेंज मत करो। तो ऐसे आप प्री का एक बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से जो है आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 के माध्यम से आप बहुत आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, सेम नॉलेज के साथ। UPPCS में 150 क्वेश्चन आते हैं, वो ये आप वहाँ भी कर सकते हो। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये सब अपने तैयारी के फेज़ में करिए। जो मैं सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ कि आप एक अपना फिक्स आप देखोगे कि मेरा राउंड 2 मुझे 20-30 नंबर दे के जा रहा है, राउंड 3 मुझे 10-12 नंबर दे के जा रहा है, और राउंड 4 हो सकता है मुझे नेगेटिव -2 दे दे, -3 दे, तो मैं उसको क्यों टच करूँगा। तो ये एक दिन की बात नहीं है, आप 10-15 टेस्ट दीजिए, हर हफ्ते एक टेस्ट दीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ राउंड 4 में तो वो मुझे पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस अनुसार आप एक्चुअल पेपर में जजमेंट कर सकते हैं।
दूसरी बात कि आप पेपर के ही समय पेपर का लेवल जज करिए कि किस लेवल का पेपर है। आप पुराने साल के पेपर करिए, उसको बेंचमार्क बनाइए। जब आप जज करेंगे तो आपको ये रहेगा कि ठीक है यार 84 क्वेश्चन पे भी मैं सेफ हूँ। जैसे 2019-20 में और दोनों पीसीएस के परीक्षा में मैंने जो अटेम्प्ट था 82-83 के आसपास लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं 90 तक जा रहा हूँ तो मेरा मार्क्स घट के जो है 105 से 98-99 पे आ जा रहा है, और जब मैं 82 के आसपास रख रहा हूँ कट ऑफ, अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रख रहा हूँ, तो मेरा मार्क्स जो 110, 111, 12 के आसपास आ रहा है। तो इस तरह से आपको एक अपना खुद का जो है, आपको एक जिसे हम कहते हैं, देखिए स्वाभाविक सी बात है, आप कितनी अच्छी भी तैयारी कर लें, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 70 क्वेश्चन पेपर में राउंड 1 में आएगा या आप श्योर शॉर्ट 70 क्वेश्चन जानते होंगे, ऐसा नहीं होता जनरली। तो आपको लगभग 50-40 क्वेश्चन जो है अच्छे से आते हैं, बाकी में आपको कैलकुलेटेड गेस लेना है। तो जिसे हम कैलकुलेटेड गेस बोलते हैं, वो कैलकुलेटेड वर्ड इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक टिपिकल पैटर्न फॉलो करता है, हर इंसान का बड़ा डिस्टिंक्ट होता है वो। हम कहते हैं ना कि यार इसका तुक्का लग जाता है, देखो तुक्का नहीं लगता है, तुक्का तो डेफिनेटली होता ही है, बट एक उसका एक अपना पैटर्न होता है कि भाई मैं 50 क्वेश्चन में अगर तुक्का लगा रहा हूँ तो किसी का 30 सही होता है हर बार, किसी का होता है कि 10 भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, सारे ही गलत हो जा रहे हैं। तो ये आपका एक पैटर्न होता है। प्रैक्टिस करिए प्री के लिए, इसको एनालिसिस करिए, और ये जो है आपको दोनों एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है प्री को क्लियर करने में। अच्छा, आगे चलते हैं आंसर राइटिंग एंड इंटरव्यू की। देखिए मेंस में क्या है कि देखिए दोनों आप एक सिंपल समझिए, सपोज करिए आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, और मैं आपका क्लास लगाया जा रहा हूँ 2-2 घंटे का कि भाई क्रिकेट में ऐसे शॉट मारना है, बैडमिंटन में ऐसे ड्रॉप मारना है, ऐसे स्मैश मारना है, और मैंने आपको फील्ड पे भेजा नहीं एक भी दिन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आप मैच में खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे आप। इंस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द नॉलेज, आपको पता है कि भाई ये नेट पे ड्रॉप ऐसे मारना है, स्मैश ऐसे मारना है, स्टेप ऐसे करना है। तो ये मेरा मतलब है कि ज्ञान लीजिए, आप नॉलेज लेते रहिए, आपको नॉलेज तो लेना ही है, नॉलेज नहीं लेंगे तो आप कंटेंट कहाँ से बनाएंगे। लेकिन कंटेंट बनाने के साथ, नॉलेज बनाने के साथ, डोंट वेट फॉर आंसर राइटिंग। ये मत सोचिए कि एक दिन अचानक से जो है मैं परफेक्ट हो जाऊँगा ज्ञान से और मेरे पास इतना कंटेंट आ जाएगा कि मैं परफेक्ट आंसर सीखने लगूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप सिंपल करिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लिखिए मेरा भारत महान, इस पर ऐसे आप लिख दीजिए 4 पन्ने का, अपने आप पे लिख दीजिए, किसी भी सिंपल टॉपिक पे। मैं बिगिनर्स को बता रहा हूँ जो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं। ये कभी मत सोचिए कि मैं 5 महीना पढ़ूंगा, जनवरी में जो है मैं पूरी तैयारी कर लूँगा, सब पढ़ के उसके बाद फिर मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। नहीं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप एडिटोरियल सुनते हैं, एडिटोरियल सुनिए, न्यूज़पेपर सुनिए, उसी में से आंसर लिख लीजिए। अब मेंस की जहाँ तक बात करें तो देखिए 1-2 चैनल है, DKTV मैंने काफ़ी फॉलो किया था, काफ़ी सारे इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफिसर्स हैं, टॉपर्स हैं, उसका इंटरव्यू सुना था मैं। उससे जो एक आइडिया लगता था कि भाई किस दिशा में हमें जाना है, हाउ टू प्रोसीड, क्या सही है क्या गलत है। दूसरा एक ओनली IAS चैनल है, ओनली IAS चैनल जो है वो बहुत मेहनती है, जो उसमें सुमित रेवरी सर, तो वो उस पर बहुत अच्छे से एडिटोरियल्स को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही आपको राउज IAS चैनल है जो डेली न्यूज़ सिंप्लीफाइड का ये लोग बताते हैं, स्टडी IQ चैनल है, प्रेप IAS चैनल है। तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत अच्छे कंटेंट है सब पे। आपको किसी एक से स्टिक नहीं रहना है, आपको देखिए आपको हर जगह से ज्ञान लेते रहना है, और ज्ञान लेने के बाद उसको फिल्टर करना है कि क्या मेरे काम का है, क्या मेरे काम का नहीं है। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये पता होना है कि मुझे कहाँ पर रुकना है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन है, मान लो सिटीजन चार्टर है, भैया 5 मिनट का टॉपिक है, रिवीजन के पॉइंट से देखें तो इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं, इसके कुछ निगेटिव्स हैं, इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करेंगे, 1-2 आर्टिकल आपने लिख दिया। तो यही है मेरे सारे जो रिकमेंडेशंस है। आई लाइक टू थैंक DKT बिकॉज इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई जर्नी। जो वीडियोज़ हम देखते थे, आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कि एक वीडियो आज मुझे बनाने का मौका मिल रहा है आप लोगों के लिए। और टेलीग्राम इन सब के माध्यम से भी जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको जो हम लोग गाइड करने का काम करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।